नमस्कार, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हिमांशु सिंह भारत की बात के इस मंच से आप सभी का तहे दिल से गर्मजोशी से स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत तालियों की गड़गड़ाहट से हो जाए, गर्मजोशी से इसकी स्वागत किया जाए। तो ये भारत की बात है, शिक्षा, कारोबार की बात, पर्यटन और कनेक्टिविटी की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और भारत के तकनीकी उपलब्धियों की बात, साथ ही राष्ट्र रक्षा की बड़ी तैयारियों की बात, सुरक्षा की बात, भारत की समृद्ध संस्कृति की बात, हमारी, आपकी, सबकी भारत की बात। तो आज से हम इस विशेष संवाद श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के नोएडा से हम इस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री के नाम से ही मॉडल जुड़ जाता है। योगी मॉडल की पूरे देश में चर्चा है और वो देश भर में हिट भी हो जाता है। मसला चाहे कानून कंट्रोल का हो, मसला नई व्यवस्था कायम करने का हो, कई मामलों में योगी मॉडल का उदाहरण पेश किया जाता है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के विकास मॉडल को तैयार करने में दिलो जान से जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नए आयाम देने में लगे हैं। और अगर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई बन गया है तो वो है प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की रेस में उत्तर प्रदेश तेज रफ्तार से भाग रहा है और लक्ष्य स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश को भारत का विकास इंजन बनाना है। कई मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है और आज जी भारत के इस मंच से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा के अलग अलग पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर की उपलब्धियों को समझने की भी हम बात करेंगे। भारत की बात के मंच पर आज दिन भर अलग अलग सेक्टर के दिग्गज जुटेंगे, उत्तर प्रदेश की जो बात करेंगे। तो आइए अब इस कार्यक्रम की हम औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी शुभ काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो ईश वंदना के साथ करते हैं, दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे खास मेहमान माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जी भारत के एडिटर श्री संतोष कुमार जी को कि वो मंच पर आएं, दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आप यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं और आज इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत में आपने अपनी भागीदारी को निभाया। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी का। ये चेयरमैन है इंडिया एक्सपो मार्ट एंड डायरेक्टर उत्तर प्रदेश एक्सपो प्रमोशन काउंसिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीप प्रज्वलित हुआ है, शुभ इसकी शुरुआत हुई है आज से जो हमारी विशेष श्रृंखला शुरू होने जा रही है। और इससे पहले हम संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले माननीय मंत्री जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी को मैं एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी को एक बार फिर से, ताकि हमारे खास मेहमान माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी को सम्मानित करेंगे हमारे एडिटर संतोष कुमार जी। और अब मैं अपने सहयोगी हार्दिक को मंच पर बुलाना चाहूँगी और ताकि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे मेहमान योगेंद्र उपाध्याय जी से अब खास संवाद करेंगे मेरे सहयोगी। सबसे पहले तो हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत कीजिए। शिक्षा की बात होने जा रही है और सौभाग्य की बात है कि आप आज जी भारत के इस मंच पर हैं और सौभाग्य की बात मेरे लिए भी कि मैं अपने पसंदीदा विषय शिक्षा पर बात करने जा रहा हूं। शिक्षा जो वैचारिक क्रांति की सतत पुकार है, शिक्षा जो दरिद्रता को मिटाने का हथियार है, शिक्षा जो चरित्र को गढ़ने का करार है और शिक्षा
जो राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार है। और ऐसे शिक्षा का जिम्मा आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही और सबसे बड़ी बात यही कि वो उत्तर प्रदेश जहां की शिक्षा और शिक्षा की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग, और बिल्कुल एकदम खरा खरा बोलूंगा सर। लेकिन उत्तर प्रदेश से पढ़ने वाले बच्चे जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनकी इमेज और उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपके आने से कोई बदलाव हुआ? क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में आपके मिनिस्टर बनने से कोई बदलाव हुआ? आपने क्या किया? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने उत्तर प्रदेश के बदलते हुए परिवेश शिक्षा में ये जानने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जी, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा और चिकित्सा यानी पढ़ाई और दवाई मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने शिक्षा का दायित्व दिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उत्तर प्रदेश में जैसा आपने कहा कि शिक्षा के बारे में बड़ा हिकारत से देखा जाता था पूरे देश में। जी, क्यों? किसी भी प्रदेश या देश के निवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि यदि कोई राजनीतिक दल उनसे ये कहे कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा बरसों तक चलता रहा। वो लोग सत्तासीन होते रहे जो ये स्लोगन देते थे और नौजवानों को दिग्भ्रमित करते थे। अब इस अधिकार ने कितना पटवारा किया होगा, कितना बंटाढार किया होगा एजुकेशन का, ये आप समझते हैं। जी, लेकिन योगी जी की सरकार आई, योगी 1 में इसमें दुरुस्तगी की गई, यानी व्यवस्था को पटरी पर लाया गया। और योगी 2 में उस पटरी पर विकास के लिए तेजी से दौड़ रही है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, और एक सुधार, आशातीत सुधार हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ कि इस योगी जी की सरकार से पहले एक भी उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय, ग्रेडिंग होती है जो इसकी विश्वविद्यालयों की, जी, उसमें B+ में एक आध रहा हो नहीं, B+ में भी नहीं था। नेक की आप बात कर रहे हैं। नेक रैंकिंग, UGC ग्रेडिंग, इंटरनेशनल ग्रेडिंग, एशिया ग्रेडिंग, तो नेक रैंकिंग में B+ भी नहीं था। आज 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, 4 A+ रैंकिंग में आ चुके हैं, ये ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं। 3 विश्वविद्यालय UGC की ग्रेड 1 पा चुके हैं। और निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो 4 विश्वविद्यालय A++ और 4 A+। बहुत बढ़िया, ये तालियां ग्रेड बजनी मिला चाहिए है। इन उपलब्धियों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन उपलब्धियों के लिए। जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हम्म, पहले 500वें नंबर में कहीं रैंक नहीं थी, आज 2 विश्वविद्यालय, एक 94वीं और 97वीं रैंक में आ चुका है। बहुत खूबसूरत। यह शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर, उनके शिक्षण संस्थाओं का बढ़ता हुआ स्तर, और जब ये बढ़ता है तो फिर छात्र छात्राएं आकर्षित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय जब तक ग्रेडिंग प्राप्त नहीं था, एक उदाहरण बताऊंगा, बाकी तो बड़े हैं, वहाँ 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे। जी, आज लगभग 1000 विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं इस ग्रेडिंग को देखकर। अब उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है। हाँ, अभी ये आपने स्तर सुधार पेपर है। लीक का जिक्र किया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, बगैर पेपर लीक के हो गई। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर आपकी सरकार ने प्रदर्शित किया। पर मेरा आपसे सवाल ये कि ये उपलब्धि क्यों है? इज इट अचीवमेंट? मुझे लगता है कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हाँ, पेपर लीक ना होना ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। मान लीजिए ये बोतल खाली है, हाँ, इसको आधा भर दिया जाए तो ये उपलब्धि होगी। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके पेपर लीक होता था और इनकम धंधा बना लिया गया था। अब उसको समाप्त करना, तोड़ना, ये उपलब्धि माना जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि उसमें आधा पानी भर गया, इट इज़ उपलब्धि।
उत्तर प्रदेश में मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूं, आपने पुलिस की बात करी जी। पहले पेपर लीक होने की घटनाएं आम होती थी मेरे कार्यकाल में भी जी। जैसे ही मैंने 3-4 महीने में एक पेपर लीक हुआ, मैंने सिस्टम को समझा, उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया कि इसका वितरण टेक्नोलॉजी से जुड़े, क्योंकि वितरण के समय ही लीक होने की संभावनाएं होती हैं। आज जब से मैं हूं उसके बाद से उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही बीएड की परीक्षाएं, एंट्रेंस परीक्षाएं जो होती थी जी। उसमें पेपर लीक होना, नकल होना, कभी किसी और परीक्षार्थी का बैठ जाना या कॉपी लेके घर जाके परीक्षा हल कराना, सॉल्व कराना, ये चलता था। आज इतना पारदर्शी और शुचितापूर्ण बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, उसी तर्ज पर ये पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। अब कोई नकल नहीं कर सकता, कोई फर्जी छात्र नहीं बैठ सकता, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो ये उपलब्धि है सरकार की। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी सवाल लें और वो भी आपसे अगर कुछ पूछना चाहें, उनके मन में अगर कोई शंकाएं हैं तो वो भी शंका दूर हो जाए। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ जी भारत के मंच पर। और मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं खुश भी हूँ और लेकिन कुछ चिंताएँ भी हैं। खुश इस बात से हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह शिक्षा में कदम उठाए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर हो और चाहे वो माध्यमिक शिक्षा को लेकर हो या उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर हो, तो नो डाउट हमारा यूपी बहुत अच्छा कर रहा है और शिक्षा में हम अग्रणी बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे। चिंता इस बात की, जब हम शिक्षा को 3 भाग में मैं विभाजित करता हूँ पर्सनली। पहला है सांस्कृतिक शिक्षा, दूसरी है नैतिकता की शिक्षा और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। मेरी चिंता यह है कि हम सांस्कृतिक शिक्षा पे ध्यान देते हैं बच्चों को और प्राथमिक में सब कुछ चीज़ सिखाते हैं। माध्यमिक शिक्षा में बच्चा अपने बारे में सोचता है, उसको करियर कैसे बनाना है, और व्यावसायिक शिक्षा के बाद वो व्यवसाय में चला जाता है। हम क्या ऐसा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर बच्चा उच्च स्तरीय शिक्षा लेने के बाद, व्यवसाय करने के बाद जो उसने सीखा है, वापस से वो अपने उस युवा जो साथी हैं जो वापस से शिक्षा में आएंगे, जो वापस से व्यवसाय में आएंगे, तो हम क्या ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम इस नव भारत को, इस नव युवा को अग्रणी और कर पाएँ और विश्व में अपना नाम और ऊंचा कर पाएँ। धन्यवाद। देखिए, आपका सुझाव अच्छा है कि जो सीखा है वो आने वाली नस्लों को कैसे सौंपा जाए, क्योंकि हर आदमी कुछ नए अपने ढंग से सीखता है, समझता है और करता है, तो वो अपने कृतित्व से कर सकता है। और ऐसे जितने भी सुझाव हमको मिलते भी हैं, कई अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं, वो बताते हैं। कल ही वो गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे कुछ सलाह दी। मैंने कहा आप इसको लिपिबद्ध करके दीजिए। हमारे भी मानस के द्वार खुले हुए हैं कि कोई यदि अच्छा सुझाव आए, कहीं प्रेजुडिस नहीं है, हम लोग उस सुझाव को कैसे आने वाली नस्लों को सौंपें। क्योंकि मैंने कहा बरसों की सड़ी गली शिक्षा पद्धति के बाद नई शिक्षा पद्धति लागू हो रही है और उसको एप्लीकेबल करने के लिए, उसको कार्यान्वयन करने के लिए कुछ परेशानियां आएंगी। एक पत्थर भी आप कहीं रास्ते में पड़ा हो बरसों से, उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो शायद 4 लोग ऐसे आ जाएंगे, अरे हम टहलते समय या विश्राम करते थे, आप इसे हटा रहे हो रास्ते से। लेकिन उस को रास्ते से हटाना ज़रूरी होता है। तो अब ये परेशानियां भी आएंगी, उसमें रास्ता भी निकलेगा, और जो नए सुझाव आते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। लगता है कि इसको आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, सौंपेंगे। कुल मिलाकर ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, और अब रोटी कपड़ा मकान के साथ रोटी कपड़ा मकान और ज्ञान, ये मूलभूत आवश्यकता हो जानी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आप बता रहे हैं शिक्षा के बारे में, अगले 5 सालों में यूपी में जो स्त्री वर्ग है, जैसे आप बताते हैं कि बेटी पढ़ाओ बचाओ, लड़की बचाओ, तो इसके अंदर हमारे अगले 5 सालों में हमारा जो स्त्री का वर्ग है वो आप कहाँ तक उसको देखना चाहेंगे, या उनको और कौन कौन से आप बेनिफिट्स दे रहे हैं स्त्री जाति को मेनली? देखिए, पिछले 5 सालों में मेरा जो अनुभव आया है, मैं इस समय लगातार 8-10 कन्वोकेशंस करके आ रहा हूँ, और यहाँ से सीधे कन्वोकेशन करने भागना है मुझको। जितनी महिलाओं की ओर ध्यान, बच्चियों की तरफ ध्यान जा रहा है शिक्षा का, और जो हम लोग कहते हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दोनों का इम्पैक्ट दिख रहा है आज। ये सिर्फ नारा नहीं है,
ये संकल्प है हमारे पीएम का, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, ये हम जानते हैं, तो हम उस रास्ते पे चलते हैं। आज एक विश्वविद्यालय सिर्फ ऐसा मिला जहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल्स से ज़्यादा थे, वरना हर विश्वविद्यालय में गर्ल्स गोल्ड मेडलिस्ट ज़्यादा दिखी। ये उपलब्धि है। भारत की बात में जब आज हम मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, युवा कल्याण की बात कर रहे हैं, स्त्री कल्याण की बात कर रहे हैं, तो फिर आपसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता था इस मंच के लिए। शिक्षा पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं श्री अवनीत सिंह मारवाह जी, उद्योगपति हैं जाने माने, तालियों के साथ स्वागत करें इनका। मंच पर मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। इसके बाद हमारे दूसरे पैनलिस्ट, उनको मैं बुलाना चाहूँगी, मिस्टर DK गुप्ता, MD फेलिक्स हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों से स्वागत करें मिस्टर DK गुप्ता का। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट भी हमारे बीच आ चुके हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। रंजीत मेहता जी, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PhD CCI। और हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं राकेश कुमार जी। श्री राकेश कुमार जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, चेयरमैन है इंडिया एक्सपो मार्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी को। सर प्लीज़ आइए और हमारे मेहमानों का आप स्वागत करें। एक एक मोती बहुत अहम है इस माला के लिए, और ये सभी वो मोती हैं जिनके सामूहिक प्रयास से, अथक प्रयास से वो सपना साकार होगा जो इस वक्त यूपी के विकास को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत के विकास को लेकर महसूस किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इन पैनलिस्ट के साथ, कुछ उनके संवाद हम करेंगे उनके साथ। सबसे पहले अवनीत सिंह मारवाह जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। जी नमस्कार सबको, सारे आपके व्यूअर्स को। देखिए, जो यूपी है वो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज की तरफ निकल चुका है। बिल्कुल, और क्योंकि आप जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं एक ना ये बात समझना चाहूँगी। पहले कोई भी उद्योग यूपी में अगर लगाते थे तो बड़ी घबराहट होती थी कि उत्तर प्रदेश में अपनी हम यूनिट लगाएं या नहीं। तो पहले के समय में और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो अंतर दिखता है, हमारी कंपनी 97 में 97 में सबसे पहले यूपी में आई, नोएडा में। एंड जो मेरे को तब से अब तक जो फ़र्क लगता है वो ये है, लॉ एंड ऑर्डर फॉर एनी सेक्टर टू कम इन। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे इन्वेस्टमेंट निर्भर करती है, वो सबसे पहले देखती है लॉ एंड ऑर्डर को। अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी जगह का स्टेबल है तो सुरक्षा, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो बाहर जाते हैं, वो मेरे को जब हमने स्टार्ट करा उस तरीके का स्तर नहीं था लॉ एंड ऑर्डर का जो आज है। और फ़र्क आपको इसी में लग जाता है, फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टेट दिस स्टेट इज़ नाउ गोइंग टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, जो कि मोस्टली जो स्टेट्स हैं या तो वेस्ट की हैं या साउथ की हैं। नॉर्थ की केवल एक स्टेट है जो इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। 1960 में करीब करीब 12 से 13% की GDP थी यूपी में, वो घट के आज 8% पे रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सालों में बहुत बड़ा डिप आया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस GDP। तो अगले 5 साल में मतलब जो यूपी की जो योगदान होना चाहिए देश को, वो 13 से 14% होना चाहिए मिनिमम। जी, और अगला सवाल मेरा राकेश जी से है। आप इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अधिकांश एक्सपोर्ट, हम अगर कहें अधिकांश की बात करें तो यूपी से होता है एक्सपोर्ट। तो इसमें आपके विभाग का अगर मैं कहूँ क्या रोल है? यूपी के विकास की हम बात करें, हर एक विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अहम है, तो आपकी हम भागीदारी को किस तरह से देखें विकास की इस राह में? नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो छवि है वो बदल करके अब उद्यम प्रदेश के नाम से जानी जाने लगी है। सभी जगह सबको लगने लगा है कि दिस इज़ द प्लेस दैट इज़ गोइंग टू बी द सोर्सिंग प्लेस फॉर एवरीबॉडी। तो जब हम सोर्सिंग प्लेस की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि सोर्सिंग कहाँ से हो, बायर कहाँ आए, उसको क्या सोर्स करे। तो उत्तर प्रदेश एक सोर्सिंग हब के नाते बहुत बड़े तरीके से उभर कर के सामने आया है।
मेजर जो 25 सेक्टर्स हैं उन सेक्टर को उन्होंने फोकस सेक्टर बनाया है। अभी लेटेस्ट अगर आप जानते हैं, जैसे बहुत डिस्कशन में था करीब एक हफ्ता पहले तक, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में सेमीकंडक्टर के सेमीकॉन 24 के उद्घाटन पर पहुंचे, और उस समय उत्तर प्रदेश खास चर्चा में रहा कि आने वाले समय में सेमीकॉन और सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आने वाली है, यानी प्रदेश में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इसी क्रम में एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश करता है, और पूरे देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम छूने वाले हैं, तो उसमें अहम रोल उत्तर प्रदेश अदा कर रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश हमारे देश के जो निर्यात है उसमें सबसे अधिक योगदान कर रहा है, 40% से अधिक का भागीदारी है। जी, रंजीत मेहता जी, अब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। आप CEO और सेक्रेटरी जनरल हैं CCI। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज हम जब उत्तर प्रदेश के नोएडा से भारत की बात करते हैं, तो आप 2017 से पहले का भारत और 2017 के बाद का भारत, खासतौर से यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या फ़र्क देखते हैं? धन्यवाद। ये PhD CCI जी, माफ़ कीजिएगा। देखिए, ऐसा है, आज भारत जो है दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकॉनमी है, और दुनिया में आज जब इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो भारत जो है नंबर 1 पे आता है, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। लेकिन देश में अगर कोई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज उत्तर प्रदेश को इग्नोर करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। उसका कारण ये है, जैसे अभी हमारे शर्मा जी ने भी कहा और सबने कहा, सबसे पहली चीज़ किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो देखता है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, नंबर 3 आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर का क्या उसमें है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले यूपी मेरे ख्याल से बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बदनाम था, बहुत बदनाम था। और बिजली से ही नहीं, बल्कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा, राकेश जी ने भी कहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज यूपी में इतनी बढ़िया हो चुकी है। अगर आप एक्सप्रेसवेज की बात करें, अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट की, हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है, बट एट द सेम टाइम लैंडलॉक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अगर आज एक एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, यानी कि कनेक्टिविटी का बहुत रोल है। कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आज आप नोएडा से, अगर आप दिल्ली से आप लखनऊ जाना चाहें, मेरे ख्याल से 5-6-7 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं, और बहुत कंफर्टेबल जर्नी हम मानते तो हैं। ये तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश में जो MSMEs हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, और उसमें अगर आप देखें करीब 6.5 करोड़ MSMEs हमारे देश में हैं, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा MSMEs सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों में MSMEs को उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारी ऐसी स्कीम्स जो बनाई हैं, जिससे कि आप ODOPA, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने चालू किया था। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हमारे GI प्रोडक्ट्स हैं, अभी जैसे बताया आपने, कारपेट का है और परफ्यूम्स का है, और मुरादाबाद में है और मेरठ में है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगा। अब अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात देख लीजिए, 2-3 एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं। जेवर जब एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाला है, जो कि हमें उम्मीद है कि बाय 2025 ज़रूर जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का विजन है $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का नेक्स्ट 4 साल के अंदर, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश में, जो देश की इकोनॉमी में पूरा एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। हेल्थ सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो हेल्थ सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में हमारे साथ है DK गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको। और अब मेरा सवाल ये है कि अगर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, तो इसकी क्या भूमिका आप देख सकते हैं? जो विजन है हमारा यूपी सरकार को लेकर, या हम देश को लेकर जो विजन है मोदी सरकार का, इसको साकार करने में हेल्थ सेक्टर में आपके डिपार्टमेंट की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, थैंक यू सो मच पहले तो जी भारत के लिए कि आज भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, और भारत के बाद वो भी जो प्राइम सेक्टर्स हैं, शिक्षा है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रोथ है, इस पे बात कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बात करते हैं 10 साल पहले की,
अगर पूरे भारत की बात करें और मैं सेंटर में यूपी को रखूँगा, तो पहले हम लोग जीडीपी का जो खर्च करते थे हेल्थ सेक्टर पे सिर्फ 1% खर्च करते थे। पूरे 70-80 साल तक ऐसे चल रहा था। और लोगों को अपने इलाज कराने के लिए घर बेचकर, जेवर गिरवी रख के, उधार लेके, लोन लेके इलाज कराना पड़ता था, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते थे। बिल्कुल, ये आज बदहाली का की डाटा तस्वीरें देखेंगे, याद है अगर हम आज सभी का को। किसी ने अखबार पढ़ा है तो आज देखा डाटा जो देखा गया है कि 10-12 साल में जो 62% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते थे अपना इलाज कराने के लिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है कि अपने जेब से खर्च करना। वो कहाँ से आता था? बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते तो लोन लेते थे, घर बेचते थे, जेवर बेचते थे और फिर इलाज कराते थे। आज वो 40% सिर्फ रह गया है, मतलब वो है ग्रोथ। पहले वो 80-90% तक होता था आज़ादी के बाद। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जो जीडीपी का हम 1% खर्च कर रहे थे, आज हम लोग 2.5% खर्च कर रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 1% से 2.5% करना ये छोटी बात ये नहीं है। वाकई उपलब्धि है, बहुत बहुत तालियां हो जाए इस चीज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हम सब ने कोविड का महाविकराल रूप देखा है, और शायद उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 था, और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो डेथ रेट, मृत्यु दर था हमारे कोविड से, वो लोएस्ट था, पूरी दुनिया में था। तो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को आईना दिखाया, पूरे विश्व को आईना दिखाया कि कैसे हम पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं, कैसे मॉर्टलिटी को कम कर सकते हैं, और कैसे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर हम बात करें, अभी भी हमारी 60 से 65% जनता गांव में रहती है, और जो 30 से 35% जनता शहरों में रहती है। और हमारा जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी जो लिमिटेड है, वो मैक्सिमम बड़े शहरों में ही है, अभी छोटे शहरों में नहीं। बट सरकार ने क्या किया? सरकार ने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करी, एम्बुलेंस सर्विसेज को मजबूत करने की कोशिश करी, टेलीमेडिसिन मतलब टेक्नोलॉजी को उसने अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को इनेबल किया। करोड़ों लोगों को टेलीमेडिसिन के थ्रू कोविड क्या में आपको लगता है कि अभी भी हमें बहुत सी पेचीदगियां हैं, जैसे बहुत गांव दूर दराज जो हैं वहाँ अभी भी इस तरह की खबरें आती हैं, एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाती कई जगह, इलाज का अभाव, मेरे कुछ नहीं, लोग। पहले तो क्या था, आज से 10 साल पहले तो गड्ढे होते थे और एम्बुलेंस होती ही नहीं थी, तो लोग डिलीवरी अपनी गाड़ी में, कार में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में लेके आते थे, और रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, रास्ते में लोगों की डेथ हो जाती थी, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते थे। अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड कर दिए गए मेडिकल कॉलेज में, पता है आपको, मतलब वहाँ की क्वालिटी ऑफ केयर हेल्थ की बहुत इंप्रूव कर गई है। जो CHC थे, जो कम्युनिटी सेंटर्स थे, वो इंप्रूव कर, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस डॉक्टर पहले जाते ही नहीं थे, बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया, कंपलसरी करके पहुँचाना उन्होंने कर दिया। वहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती थी, सिर्फ जनरल दवाइयाँ होती थी, पैरासीटामोल जैसी, डॉक्टर्स के पास ऑप्शन ही नहीं थे। अब दवाइयों की इन्वेंट्री इंप्रूव कर दी गई है, इक्विपमेंट्स अच्छे हो गए हैं, और जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इनेबल की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे देश में हेल्थ केयर को एक्सेसिबल करना है लास्ट एरिया तक जहाँ हमने होता है, तो वहाँ पे लोगों ने ड्रोन से वैक्सीनेशन को पहुँचाया गया, आपने देखा होगा, जहाँ पे वैक्सीन नहीं पहुँच सकते थे। तो उसके लिए टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, जो IoT डिवाइस होती है, इंटरनेट ऑफ जो सर्विसेज होती हैं, वो डिवाइसेस को लगाया गया, जिससे आप, जैसे मैं डॉक्टर यहाँ बैठा हूँ नोएडा में, डॉक्टर बैठ के, और छोटे से गाँव में जाके वहाँ पर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट लग जाएगा, टेलीविजन लग जाएगा और कुछ इक्विपमेंट लग जाएंगे, उससे वहाँ के पेशेंट की हार्ट बीट सुन सकता है, उसकी सांस की जो ब्रीदिंग है उसको ऑस्कल्टेट कर सकता है, और उसके बेस पे उसकी हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके वहाँ पे बेसिक टेस्ट सारे हो सकते हैं, उनकी तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी। हेल्थ ATM लगा दिए गए हैं, सो दैट कि हम उन लोगों को सर्विस कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें, उनकी हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल कर सकें, ना कि उनको ट्रेवल करना पड़े, ना कि उनको डॉक्टर के पास लाइन लगानी पड़े। तो ये सब चीज़ें अंडर वन रूफ आ गई हैं। आज भारत की बात में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। अरुण गोविल जी हमारे बीच में हैं, मेरठ से माननीय सांसद जी, और क्योंकि वो एक खाली नेता नहीं है, सिर्फ अभिनेता भी हैं और टीवी के तो श्री राम हैं, तो मैं अब बिना देरी किए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मेरठ से माननीय सांसद जी अरुण गोविल जी हमारे बीच हैं। आप प्लीज़ मंच पर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी भारत के इस मंच के लिए समय निकाला अपना कीमती, क्योंकि हम जानते हैं एक सांसद के तौर पर जब आप काम करते हैं तो आपका एक एक मिनट कितना कीमती है। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जी भारत के एडिटर श्री संतोष कुमार जी को कि वो मंच पर आए और हमारे माननीय सांसद जी को सम्मानित करें। बिल्कुल सहज मुस्कान के साथ वो आज हमारे साथ मौजूद है। ये वही मुस्कान है भगवान श्री राम की जो आपने टीवी पर देखी होगी। भारत के विकास में जो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी भी बहुत भूमिका होती है। तो आज हमें ये खास मौका मिला है कि अरुण गोविल जी हमारे बीच हैं और उनके साथ हम संवाद करें, उनके साथ हम जानने की कोशिश करें कि वो किस तरह से प्रयासरत हैं योगी जी के सपने को साकार करने के लिए। टीवी के भगवान श्री राम का संघर्ष जो 14 वर्षों का वन में था, और जब वो राजनीति के लिए सड़कों पर उतरे, राजनीति के धरातल पर उतरे, तो फिर जिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो क्या फ़र्क देखते हैं और किस तरह से, किस ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं?
जय श्री राम। टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और राजनीति के धरातल पर उतरना, वहाँ काम करना, दोनों अपने आप में ऐसे हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहाँ हम काम करते हैं क्लोज एनवायरनमेंट में, उसका रिज़ल्ट लोग अपने अपने घरों में जब वो चीज़ देखते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं कि उन्हें अच्छा लगा या ना लगा, तो वहाँ कोई सामने नहीं होता। और यहाँ तो हम जो भी करते हैं, जो भी एक बात कहते हैं या जो कदम उठाते हैं या कहीं जाते हैं, उसका रिज़ल्ट उसी वक्त मिल जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। फिर यहाँ पता नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति आपको राजनेता समझकर या नेता समझकर किस तरह से रिएक्ट करेगा, और वहाँ जो रिएक्शन होता है इंडस्ट्री में वो लोगों के घरों पर होता है, वो जो हमें नहीं दिखाई देता, यहाँ इमीडिएटली दिखाई देता है जी। और उसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यू आर ऑल द टाइम ऑन योर टोज। बट आपको तो स्नेह बहुत ज़्यादा मिलता है जी, आपको तो स्नेह ज़्यादा मिलता है। ये देखिए, अगर हम कहें उत्तर प्रदेश एक माला है तो मेरठ उसका एक मोती है। इस मोती की चमक को बढ़ाए रखने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या रोड मैप है और किस तरह के काम धरातल पर हो रहे हैं? मैंने इन पिछले 4 महीनों में जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो बहुत सालों से होने की कोशिश में थी पर नहीं हो पा रही थी। पर अब मेरे आने के बाद मेरा बहुत थोड़ा सा प्रयास करते ही वो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मेरा जो ध्यान है इस समय, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर तो ध्यान होता ही है। जैसे मैं जब हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी से मिला एक दिन पार्लियामेंट में, तो एक ही मुलाकात में 2 काम हुए। मेरठ का रेलवे स्टेशन स्वीकृत हो गया, मेरठ से वंदे भारत ट्रेन जो थी वो स्वीकृत हो गई। वो दोनों चीज़ें, वो तो शुरू भी हो गई ट्रेन। तो फिर मैंने, जो मेरा इस समय फोकस भी है वो रोज़गार की तरफ ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा है। हमने एक एम्प्लॉयमेंट मेला मेरठ में आयोजित किया, जिसमें मेरठ की जो एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, मेरठ के सभी लोग जानते होंगे, रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज, उसमें बहुत सारी कंपनियां आई हैं उस मेले में, और एक ही दिन में 435 लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट मिला। वो लेटर उनको उसी दिन दे दिए गए थे उन कंपनियों के द्वारा। फिर एक हमने ऋण मेला आयोजित कराया, लोन। उस लोन का जो मेले का जो टारगेट उन्होंने सेट किया था, बहुत सारे बैंक्स ऑन बोर्ड आ गए थे, वो 110 करोड़ उन्होंने टारगेट सेट किया था। लेकिन एक ही दिन में 205 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए और लोगों को दे दिए गए, जिससे रोज़गार बढ़ता है। लोगों के जो कितने दिन से लोन रुके हुए थे, बहुत सारे लोगों के, वो नहीं हो रहे थे, और वो एक ही दिन में इतने सारे काम ये हो गए। तो ये सारे काम जो है ना, ये हो रहे हैं। अब फाइनली बात वही है कि करने वाला वो है, तो और साधन मुझे बना दिया है, पर मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरे लिए ये जो अब ये कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि भी यही है। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मैंने मेरी ज़िंदगी के 22 साल मेरठ में गुजारे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दूसरे पैनल की शुरुआत करेंगे। तमाम मान्यगण हमारे साथ हैं, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूपी के विकास की, योगी जी की उस विजन की बात कर रहे हैं जिसको पाने के लिए हर एक सेक्टर, कोई भी मंत्रालय, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो बाकी के जो विभाग हैं वो इस सपने को साकार करने के लिए किस तरह की भूमिका निभाएंगे, या क्या रोड मैप है, क्या विजन है जिसके ज़रिए हम उस लक्ष्य को हासिल कर सके, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे है, जनरल साहब आपसे मेरा सवाल है। सर, सवाल ये कि डिफेंस के अहम पदों पर आप रहे, और
क्या कहता है आपका अनुभव कि डिफेंस के सेक्टर की अगर हम बात करें, बदलाव की उसमें बात करें, तो इन 10 सालों में क्या बदलाव आप देखते हैं, 2017 से पहले का भारत और उसके बाद का भारत? देखो, सच्चाई है बहुत बदला है कि आप 2014 से पहले देखें कि हम 70 से 80% जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट था वो हम बाहर से लेते थे, वो हम इंपोर्ट करते थे और करीब 10 से 15% ही भारत में बनता था। तो आप देखें कि कितना फॉरेन रिज़र्व हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था, क्योंकि हमारे पास काबिलियत तो क्षमता भी नहीं थी, ऐसा लगता था। मगर ये जो 10 सालों के अंदर बदलाव आया वो मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है। आज हम 50 से 60% के करीब हथियार खुद बनाते हैं। किसने सपनों में सोचा था कि भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना देगा 15 साल पहले? आरएस विक्रांत आज एक रियलिटी है। आज हम सबमरीन बनाते हैं, हम शिप बनाते हैं, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं जिसको वर्ल्ड में हर देश लेना चाहता है। आज हम एक प्रकार से मिसाइल के उसमें अग्नि में, पृथ्वी में वो एक बेस्ट से बेस्ट मिसाइल है। आज हमने तेजस मार्क 1 अल्फा बना दिया जो कि एक प्रकार 4.5 जनरेशन है और तेजस मार्क 2 जो है वो एक प्रकार से 5th जनरेशन होने वाला है। कहने का मतलब ये है, ये बदलाव काबिल तारीफ़ है। ये आया कैसे और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें। देखो, सच्चाई ये है कि अगर आपकी कल को लड़ाई होती है कि हम ज़्यादातर 60-70% जो सामान बाहर से लेते थे हम रूस से लेते थे, क्योंकि अमेरिका हमें सामान नहीं देता था, क्योंकि उसका लगाव जो था पाकिस्तान की तरफ था, और हम रशिया से लेते थे। मगर ये भी मालूम था कि अगर लड़ाई होती है तो जो सप्लाई चेन है, जो इकोनॉमिस्ट बताएंगे, वो कभी भी टूट सकती है। उसके जो हमारे पास मेंटेनेंस का सामान है हो सकता ना आए। मगर अब जब हम सामान खुद बनाने लगे, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये है नाता। ये नहीं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। आज हमारा है मुद्दा मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत से सामान खरीद रहे हैं। आज ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे खरीदना चाहते हैं। आज आपके तेजस मार्क 1 अमेरिका भी इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि भी भारत ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना दिया जो 4.5 जनरेशन है। तो ये एकदम जो चेंज आया है, ये सोच विचार आया है, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद आया है। एक माइंडसेट को चेंज किया है। एज ए इंडियंस की ये सोचते थे कि हम शायद ये चीज़ नहीं बना सकते, आज हमको लगता है हम बना सकते हैं। इमरान खान जी, टूरिज्म सेक्टर एक्सपर्ट हैं आप, और आज जब हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में भारत की बात, इस मंच से जब बात करते हैं बदलाव की, तो टूरिज्म सेक्टर में क्या बदलाव आप देखते हैं? 2014 की बात करूं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, 2017 की बात करूं तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 2014 का भारत भी हमने देखा है और आज का भी भारत हम देख रहे हैं। मैं यूपी की शुरुआत नोएडा से करता हूँ, जो दिल्ली से बहुत ही बगल में, जिसे हम NCR कहते हैं। डेवलपमेंट उसे कहते हैं क्योंकि मैं 22-24 साल से मैं टूरिज्म का काम कर रहा हूँ, और जब आप खुश रहते हो तो आप घूमने जाते हो, है ना। किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में आपके पास पैसे बहुत है, अगर आप खुश नहीं हो तो आप ट्रैवल नहीं करते। यूपी से अगर मैं नोएडा से शुरू करता हूँ तो आप देखना कि अब 11-12-1 बजे रात में भी ना आप टहल सकते हो अपने घर के बाहर। बिल्कुल, उसे भी मैं छोटा टूरिज्म ही कहता हूँ कि एटलीस्ट आप अपने घर से बाहर निकल के रिलैक्स तो कर रहे हो ना, जो शायद पहले नहीं हुआ करता था। तो शुरुआत यहाँ से हुई है। ये पहले के भारत में मुश्किल था, डर का माहौल था। हाँ, ये सारे लोग जानते हैं कि शायद इसमें 1000% सच्चाई। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, और टूरिज्म के मामले की बात करोगे तो एक सबसे बड़ा बजट है यूपी में। योगी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ क्या की वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक नई चीज़ स्कीम लागू की है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन में 60+ नंबर लेके आता है उसे उन्होंने 40,000 रुपीज़ ईच, आप स्टूडेंट बोल लो, उसे उन्होंने टूरिज्म के ऊपर खर्च करने के लिए दिया ताकि वो एक्सप्लोर करे जा करके। तो आज तक मेरे ख्याल से किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि आज यूपी में 20 करोड़ की लगभग आबादी है, और कई कंट्री शायद छोटी पड़ जाएँ हमारे यूपी के आगे, और कानपुर, लखनऊ, आगरा, इस जगह को टूरिज्म में काफ़ी बेटर लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखो अभी अयोध्या, आपका काशी हो गया, वाराणसी हो गया, चिटकुल हो गया, ये चीज़ें एक एक करके डेवलप की जा रही हैं। मेरे पास इतनी क्वेरीज हैं अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगला सवाल मेरा योगेंद्र कपूर जी आपसे है।
आप पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि अगर भारत की बात करें तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेगी और यूपी की बात करें तो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन कैसे? रोड मैप क्या है, विजन क्या है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में दोनों चीज़ों को कवर करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के अंडर जो अचीवमेंट्स इन्होंने करी हैं, और अगर हम ऑन द अदर साइड ये देखें कि आज भी जो है क्या चैलेंजेस या शॉर्टकमिंग्स हैं। अचीवमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश आज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, और उसका जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में 9.2% है। हमें यह भी समझना है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को शायद ये हैरान कर देने वाली बात लगे कि इंटायर यूरोप जो है उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो कंबाइंड पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट को कितनी चैलेंजेस हैं उसके आगे जो हैं जो उनको अचीव करनी है। मेरा ये भी मानना है क्लियरली कि लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका इम्प्रूव करता है तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं फ्रॉम विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट एंड आउटसाइड द कंट्री, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि साथ के साथ मूव करते हैं। इस एरिया में मैं योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को आई विल से कि दे पास विद एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड कि उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करा है, आई थिंक उसकी जो सराहना है वो सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड ओवर जो है वो चीज़ करी जाती है। अगला सवाल मेरा रमेश अग्रवाल जी से है। रमेश अग्रवाल जी, आप इंडियन एयर फोर्स में भी रह चुके हैं और अब जाने माने उद्योगपति भी हैं। तो जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, किस तरह से व्यापार में आपने अपना डंका बजाया हुआ है? अभी एक अनुभव बताऊंगा, यूपी की बात चल रही थी। बिल्कुल। तो मैं भी मेरा एक अनुभव शेयर करता हूं। हमारी कंपनी के 1700 ट्रक चलते हैं और 2003 में हमने एक निर्णय लिया था कि हमारी गाड़ियाँ यूपी से क्रॉस नहीं करेगी, अलबत्ता 200 किलोमीटर दूर घूमकर चली जाएगी। यदि दिल्ली से मद्रास जानी है तो वह जयपुर और अहमदाबाद और सोनसो घूम के जाएगी। हमने कभी भी मथुरा आगरा ये रूट को छोड़ दिया था, कोसी बॉर्डर को, 2003 से लेकर, और 2017 में तक भी यही था। तो एक ट्रक ड्राइवर ने आकर कहा कि सर वो पहले वाली बात नहीं रही, अपन अब यूपी होकर भी जा सकते हैं। तो हमने 2-4 ट्रायल किए, कहा कि वो सब शांति हो गई। 2017 के बाद और हर गाड़ी अब 200 किलोमीटर जाने के, 200 किलोमीटर आने के, 400 किलोमीटर का फ़र्क, मतलब 40 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 16,000 रुपये पर चक्कर आज बचने लग गए, जिसमें से 8,000 हम बचा रहे हैं, 5,000 हम हमारे क्लाइंट को। बिल्कुल, यूपी में ये जो बदलाव है सुरक्षा के लिहाज से ये वाकई सराहनीय है, इस बात का हमने जिक्र करना होगा। तो अगर यूपी में इस सफ़र की शुरुआत की मैं बात करूं, आपके अनुभव की बात करूं, कोई वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? ये तो एक अनुभव हो गया। दूसरा, यदि मैं आज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर हमारे क्या होता है कि जब हम उसको करप्शन कहो या सुविधा शुल्क कहो, क्योंकि हर स्टेट के अंदर से जब गाड़ी निकलती है तो वो कहते हैं कि हमारी तो रोजी रोटी आपके ऊपर चलती है। तो इस तरह से एक 70-80 पैसे या 1 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा सुविधा शुल्क का आता है। तो सारे देश में यदि कंपेयर करूं, जो कभी हाईएस्ट होता था उत्तर प्रदेश में, वो उन सबसे ज़्यादा है जी। ये एक नई सोच है। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब भारत की बात में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी का स्वागत करेंगे, जिनसे बात की है हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने। जोरदार तालियों से शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। मंत्री दानिश आज़ाद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। दानिश जी, सबसे पहले जी मीडिया पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है, उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जो आप लोग काम कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में जो हमारा अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा जो हमारे समाज का अल्पसंख्यक वर्ग है, इसके तरक्की के लिए, इसके उत्थान के लिए, इसके रोज़गार के लिए, इसके बेहतर भविष्य के लिए हमारी यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने बहुत सारे अभूतपूर्व काम किए हैं। आज आप देखिए कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को चिन्हित करके
हम वहाँ बेसिक इंफ्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्कूल, ITI स्कूल, स्टेडियम्स, साफ पानी पीने के लिए पानी की टंकी और तमाम तरीके के जो उनके बेसिक फैसिलिटीज़, शादियाँ अच्छे से हो इसके लिए सद्भावना मंडप, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, CHC, PHC, ये तमाम चीज़ें ये हमारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हमने डेवलप करने का काम किया। मुसलमानों के लिए जो 19% मुसलमान है, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है, तो ये जो 19% जो मुसलमान हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके मंत्रालय की तरफ से? उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप लागू कर चुके हैं या करने वाले हैं या पाइपलाइन में जो हैं? जो हमारी अल्पसंख्यक आबादी उत्तर प्रदेश में है, इसके डेवलपमेंट के लिए हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर ईमानदारी से हम सब लागू कर रहे हैं। नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, स्किल डेवलपमेंट, पढ़ो पारसी और बढ़ो पारसी, तमाम तरीके के इस तरीके की योजनाएं हैं जो आज धरातल पे ईमानदारी से जिनके ऊपर काम हो रहा है और जिसका सीधा लाभ मिल रहा है। और एक और बहुत बड़ी बात है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अलावा भी तमाम जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी तमाम जो योजनाएं हैं उसमें बड़ी संख्या में हिस्सेदारी, 30% की से ज़्यादा की हिस्सेदारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, निःशुल्क राशन योजना है, आयुष्मान योजना है। इन तमाम योजनाओं में 30 से 35% की हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की है। तो आज मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है, उसका लाभ सीधे धरातल पर दिख रहा है। हमारी योजनाओं का लाभ लेके आज तरक्की और तालीम की तरफ मुसलमान आगे बढ़ रहा है। आज मुसलमानों के अंदर आज आप सकारात्मक बदलाव अगर आप देखेंगी तो उसका सीधा श्रेय हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार को जाता है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि हर वर्ग के उत्थान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी जो जाना जाता है, उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, और इसमें सभी का समावेशी विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत के इस कॉन्क्लेव में। भारत की बात की अगर हम शुरुआत करें तो आज की तारीख में कई मामलों में यूपी का जो योगी मॉडल है वो बिल्कुल हिट माना जाता है। तो आप अपने मंत्रालय के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपका मंत्रालय ऐसा क्या कर रहा है जो दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है या फिर बन सकता है। योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7.5 सालों में विकास की नई नई इमारतों को गढ़ा है। उसी में मुझे भी 2 विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की ओर से प्राप्त है। पहला विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, आपके दर्शकों के बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के बड़े समूह के कल्याण के लिए बना है, जिस विभाग के माध्यम से हम 2700 करोड़ से भी अधिक बजट के प्रबंधन से उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में 2475 करोड़ रुपए की धनराशि से इस वर्ष 2024-2025 में उत्तर प्रदेश के 26 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देकर उनकी शैक्षिक यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों की शादी को संपन्न कराने के लिए अपने विभाग के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की धनराशि से गरीब बच्चियों की शादी का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जी भारत कॉन्क्लेव में और अपनी तमाम बिंदुओं पर अपने अपने विचार साझा करने के लिए। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे पहले इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी भारत के इस कार्यक्रम भारत की बात में। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अतुल गर्ग जी।
तालियों से स्वागत करें सांसद जी का। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से सांसद हैं अतुल गर्ग जी, आप सभी इनको जानते होंगे। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार बीजेपी की तरफ से आप पर भरोसा जताया गया, तो योगी जी का जो सपना है उत्तर प्रदेश को लेकर, गाजियाबाद भी उसमें एक ज़िला है, उसका उस माला का एक मोती है जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो कैसे आप देखते हैं कि आने वाले समय में यूपी इसी रफ्तार से विकास करेगा जो 10 सालों में उसकी छवि बदली है? आपकी क्या भागीदारी रहेगी, क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, जो सांसद होता है वो प्रदेश और जो देश है उसके बीच की एक कड़ी है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच की एक कड़ी है। मुख्य काम तो यह है कि भाई केंद्र सरकार का जो गठन होता है वो जो सांसद के द्वारा उस सांसद की उसमें भूमिका होती है, लेकिन अगर राज्य सरकार को कोई कम्युनिकेशन में या ख़ास तौर से जो संसदीय क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार की अगर किसी सहायता की ज़रूरत है या किसी ध्यान दिलाने की ज़रूरत है तो वो भूमिका हमारी है। और गाज़ियाबाद क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ एक क्षेत्र है तो लोगों की कल्पना वो दिल्ली से कंपैरिजन होता है रोज़। दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच में अगर कोई कमी रहती है तो लोगों को वो अखरती है। तो दिल्ली जैसा गाज़ियाबाद हो और गाज़ियाबाद की जो अपनी खूबियां हैं उसके अतिरिक्त दिल्ली जैसी सुविधाएं यहाँ हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जी भारत ये मंच है जहाँ पर आज हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के विकास की बात कर रहे हैं, यूपी के विकास की बात कर रहे हैं। चलते चलते मैं आपसे जी भारत के लिए कुछ लाइनें चाहूँगी। मेरे जैसे आदमी को बुलाया जिसे कोई सर, जानता क्या भी बात नहीं कर रहे है उसी है, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाइफ को कहूँगा कि आज टेलीविज़न देखना, मैं टेलीविज़न पे आया था ठीक है। और आप लोगों ने इस तरह के जो ढके छुपे और ऐसे लोग हैं जो लोकप्रिय नहीं हैं उनको भी इतने बड़े मंच पे बुलाया है, तो इससे अच्छा जी भारत और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यूपी हर क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है, उसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और कार्यक्रम में इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे बीच आ चुके हैं यूपी के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री माननीय सुनील कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सीएफओ साहब, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्लीज़ आप मंच पर पधारें और हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें माननीय सुनील कुमार शर्मा जी। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मेरे सहयोगी हार्दिक। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी भारत के इस मंच पर। ऐसा कहा जाता है कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, मगर कुछ एक ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, और ऐसे ही एक इतिहास निर्माता आज हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी का। और इतिहास निर्माता कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 3 बार के विधायक हैं और विधायक रहने के साथ साथ अजीत पवार, राजा भैया, रमेश मेंदोला, ये वो विधायक हैं जो इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सर्वाधिक मतांतर से चुनाव जीता, लेकिन उन सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2022 में 2,14,000 मतांतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक हमारे बीच हैं। और इतिहास निर्माता इस लिहाज से भी कि 2017 का अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने 2022 में तोड़ा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब इस सब के बीच में सर जब बात होती है एंटी इनकम्बेंसी की, अब एंटी इनकम्बेंसी नाम का जो कबूतर है वो तो आपने कभी देखा नहीं। आज इस मंच से मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि कैसे किया कि कंटिन्यू आप 3 बार विधायक रहे और उसमें भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना और इतने ज्यादा मतों के अंतर से रिकॉर्ड तोड़ना, हाउ? 2017 में मैं 1,51,000 वोट से जीता था जी, और 2022 में मैं फिर 2,14,800 समथिंग वोट से जीत पाया। तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, और जब से काम किया है मैंने वार्ड अध्यक्ष से शुरू कर काम किया था, और संगठन के वार्ड अध्यक्ष सबसे छोटा पद होता, उन दिनों बूथ अध्यक्ष नहीं होते थे। हाँ हाँ, ये 1990 की बात। उससे पहले मैं बजरंग दल में था।
तो मैंने वार्ड अध्यक्ष से काम शुरू किया, एक एक पद पर रहते हुए काम किया। तो मुझे आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अभ्यास है और उसको मैं लगातार बना करके रखता हूँ। हाईएस्ट वोटों से जीता, इसमें मैं अपनी योग्यता नहीं समझता। क्यों? मुझको लगता है कि मेरी सिर्फ इतनी योग्यता है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। वाह, तालियां होनी चाहिए इस बात पर तो। जो बाकी मेरी जीत का कारण है उसमें मेरा नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया। पार्टी ने मुझे टिकट दिया था तो मैं इतने वोटों से जीता, हो सकता दूसरा भी अच्छे वोटों से जीतता, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने सदैव ये प्रयास किया है कि मैं कार्यकर्ता हूँ या जनता हूँ, उनके बीच में मैं कभी विधायक 4-5 साल में विभिन्न समितियों का, बहुत महत्वपूर्ण समितियों का चेयरमैन रहा उत्तर प्रदेश में जी, जो कि विधानसभा की समिति होती है, या चेयरमैन या मंत्री बन करके कभी रहा नहीं। मैं एक सुनील शर्मा पार्टी कार्यकर्ता हूँ, इसी रूप में उनके बीच में रहता हूँ और 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। ये मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। थैंक यू हार्दिक। और इस भारत की बात को सफल बनाने में हमारे वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स का बहुत अहम रोल है। हमारे साथ मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। प्रेजेंटिंग पार्टनर एफएमसी, पावर्ड बाय अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, स्पेशल पार्टनर्स पॉलीफिक्स एंड हरियाली पाइपिंग सिस्टम। और इन सबको धन्यवाद देते हुए हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया जो पूरे टाइम हमारे साथ बने रहे। ज़बरदस्त ऊर्जा थी, ज़बरदस्त उत्साह, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस कार्यक्रम को संपन्न करने में। फिर किसी और नए शहर में मिलेंगे इसी श्रृंखला में भारत की बात के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।